एक तरफा है। अगर यह सबका साथ और सबके विकास के तहत होता तो हम उसका स्वागत करते। बुलडोज आज तक हुए हैं जिनके मकानात, क्या वो हिंदू हैं? इतनी मंदिरें बनी हुई, दिल्ली में आप काउंट कर लीजिए, कोई वैध है तो बता दो। सारी लीगल मंदिरें बनी हैं। दैट इज नॉट एट ऑल परसिस्टिंग इन आवर कंट्री। देश बेचा जा रहा है, अनाज उगाने वालों के लिए गोलियां चलवा रहा है। ईवीएम बैन हो गया तो नरेंद्र मोदी की लूटिया डूब। नरेंद्र मोदी की बहुत बड़े लेवल पर खिलाफत है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश भर में सीएए कानून का नोटिफिकेशन आ चुका है। कानून जो है पहले ही पास हो चुका था लेकिन अब लागू हो चुका है। सर, क्या कहेंगे आप, सीएए के समर्थन में हैं? अब देश का कानून अगर संविधान के तहत है तो समर्थन में हूँ, अगर संविधान के तहत नहीं हो तो मैं इसके खिलाफ हूँ। आपको क्या लगता है, ये कानून समर्थन में है विरोध में? एक्चुअली एक तरफा है। अगर यह सबका साथ और सबके विकास के तहत होता तो हम उसका स्वागत करते। तो इसमें सबका साथ सबका विकास नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। एक किसी खास कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया है। एक का कहाँ, 6 कम्युनिटी है उसमें। अरे सुनिए तो पहले, अल्पसंख्यक है उसमें। तो अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुसलमान ही टारगेट उन्होंने किया? अल्पसंख्यक में जैन, बुद्ध धर्म और ईसाई और इनको सिखों को क्या शामिल किया उन्होंने? क्या उन्होंने तो कहा इनको नागरिकता दे देंगे। वो भी तो अल्पसंख्यक है तो लेकिन नागरिकता की तो बात ये है, अपनी देश की जनता को तो 80 करोड़ को खिला रहे हैं। ये 5 किलो अनाज देकर के बोल रहे हैं 80 करोड़ खुद ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं विदेशों में कि हमारे यहाँ इतनी गुर्बत है, इतनी गरीबी है कि अगर हम 5 किलो अनाज देंगे तो हमारी जनता करोड़ों में ताजा रोज मरेगी। गरीबी है, कहाँ गरीबी है? मोदी जी कह रहे सब चंगासी, वो तो था चंगासी। देखिए मैडम, ऐसा है जिसका पेट भरा होता है ना तो ये लगता है कि दूसरे का पेट भरा हुआ है। उस भूखे से पूछो ना, उस सड़क वाले से पूछो ना, उस भिखारी से पूछो जो बेचारा रोजाना रात को 11 बजे तक मांग कर खाता है और कहाँ सोता है, सड़क पर फुटपाथों में सोता है। कभी उससे जाकर मोदी जी ने पूछा कि भाई तेरे पास मकान नहीं, तेरे पास कपड़ा नहीं है, तेरे पास ठंड में ये नहीं है? कभी कोई उनके करिंदे, मैं कहना चलो मोदी जी भाई प्राइम मिनिस्टर देश के हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं, क्या कभी उन गरीबों से पूछा जो बेचारे गुजारा अपने फुटपाथों पर करते हैं रहने का? कभी उनसे पूछा कि वो गुर्बत में है या क्या चाहिए उनको, क्या है? कि अभी उनको सोचा, समझा, बूझा या उन देखा? कभी नहीं। बुलडोज आज तक हुए हैं जिनके मकानात, क्या वो हिंदू हैं? बताएं, आप इसमें पूछ रहा हूँ, जितने आज तक हुए हैं क्या वो हिंदू हैं? तुम तो टारगेट, उपद्रवियों का टारगेट वो रहता है बुलडोज किया। अगर मैं अपनी जमीन, अपने घर की सुरक्षा करूं, मैं अपने हक के लिए बोलूं तो मैं उपद्रवी हूं? मैं कह रहा हूँ इस देश के जितने ज़्यादा ईमानदार और समझदार और काबिल अपने मुल्क के लिए जितना वफादार हैं मुसलमान, और मैं कह रहा हूँ मुसलमान और दलित भाई जो हमारे जितने वफादार हैं, और बड़ी जातियाँ तो है ही नहीं, वो सिर्फ कहावे की हैं। बाकी अवैध कब्जे जो होते हैं उन्हें हटाया आज जाता तक है। कोई बता दे, जितनी मंदिरें बनी हुई दिल्ली में आप काउंट कर लीजिए, कोई वैध है तो बता दो। सारी लीगल मंदिरें बनी हैं। मस्जिदों को तो सिर्फ ये कि ताल रहे हैं, और आज तक मस्जिद भी बता रहा हूँ जितनी बनी है वो बगैर लिखे, बगैर पढ़े, बगैर रजिस्टर्ड की नहीं है। आज भी मंदिर सिर्फ इल्लीगल है, मस्जिद ठीक है। मस्जिद हर जगह ठीक है, कोई कहीं की पैमाइश करवा लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ आप लोग पत्रकार हैं या उनके करिंदे हैं, जाकर मैं कह रहा हूँ 500 वर्ष पुरानी अगर आपने मस्जिद गिराई है और एक अगर फलां ने बनाया था, मैं उस बात पर भी कर रहा हूँ, तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं। डॉक्टर राम पुनिया साहब हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, प्रोफेसर रहे हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। उन्होंने इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरह बात कही है जो शायद ये दूर दूर तक उनको मालूम नहीं है। सीएए का गरीबी से क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूँ गरीबी कुछ नहीं, सीए लागू करके सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं और मुसलमान को रहे हैं। जो भाई बहन हिंदुओं के और तमाम जो माइनॉरिटीज जो अलग देशों में शोषित हैं उन्हें नागरिकता दी जा रही है। किसी के भलाई करना गुनाह कैसे होगा? पहले आप अपने देश के वासियों को संभाल लीजिए, उनकी परवरिश कर लीजिए, उनको शिक्षा और हेल्थ का इंतज़ाम करवा दीजिए। बाहर से लाने की तो दूर की बात है, बाहर कोई खुशी है कैसे आएगा? जो कनाडा की नागरिकता ले चुका है, अमेरिका के ले चुका है, ऑस्ट्रेलिया के ले चुका है, तो क्या समझती हैं आप कि वो वापस आके इंडिया में बसेगा? 10 साल में 70 लाख यहाँ के इंडिया से हिंदू सब भाग चले गए विदेशों में। 70 लाख, अंदाज़ा करिए, 70 लाख मायने कम छोटे नहीं होते हैं। अपनी जमा पूंजी लेकर चले गए और यहाँ से छोड़कर नागरिकता दूसरे मुल्क की ले ली और वहाँ बस गए। क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर चले गए क्यों? क्यों? क्या उनको हिंदुओं क्यों खौफ था? भाई खौफ तो मुसलमानों को होना चाहिए ना। वो उनको क्यों, किस बात का खौफ था जो चले गए छोड़ करके यहाँ से?
मन होगा वो चले अरे, गए, किसी वजह से जाते हैं सब। अब आप उस जगह वजह बताएंगे, उनको वजह पता है कि किस वजह से गए हैं, किस वजह आपको से? भी पता है। आप बताइए किस वजह से गए। उनके तमाम रोजगार, व्यापार, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। मुल्क की सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि देश की सिक्योरिटी का, देश की हेल्थ का, देश की एजुकेशन का, और देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा जो कानून है, रूल ऑफ लॉ है, वो होना चाहिए। वो चीज़ नहीं है। आज आप देखें, सामाजिक न्याय जिसे सोशल जस्टिस कहते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल परसिस्टिंग इन आवर कंट्री। मैं अगर मुझ पर अगर जुल्म हुआ है, मैं अगर शिकायत लेके जा रहा हूँ, तो मुझे जालिम बना करार दिया जाता है, मुझे जालिम बना दिया जाता है। तो ये तो बड़ा सरासर खुला जुल्म हो रहा है ना। हाँ, आप भारत के कानून व्यवस्था पर ही अब सवाल उठाने मैं कानून व्यवस्था की बिल्कुल कायद करता हूँ और अपने माननीय उच्च न्यायालय की सम्मान करता हूँ, और मालिक ने चाहा तो वही एक है जो रास्ता बचाने की उम्मीद है, बचा सकता है। लोगों को एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि वो संविधान के दम पर जितने भी SC, BC, OBC, ST हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि अगर आप तुम खुली हवा में सांस ले पा रहे हो तो वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, हमें वीर सावरकर पढ़ा दिया, झांसी की रानी पढ़ा दिया। दैट इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। झांसी की रानी के माफ़ीनामे हैं और वीर सावरकर के भी माफ़ीनामे हैं। बाबा साहब को तो ऐसे लोगों को ऐसा, मतलब वो, मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब का दिया खाए हुए लोग 5 किलो अनाज पर डिपेंड ना हो, और ये देश बेचा जा रहा है, और जो 5 किलो अनाज है वो भी किसान उगा रहे हैं, और किसानों के गोली मारी जा रही है। 5 किलो राशन मिल रहा है, तो समस्या क्या है इसमें? अरे फिर आप ये बताइए कि देश इतना गरीब है, तो फिर ये गरीब भी नहीं मान रहा कि देश इतना गरीब है। मोदी जी कह रहे 5% से गरीब बचा है देश। तो फिर अनाज किसको दे रहा है? 80 करोड़ लोग अनाज पे डिपेंड हैं, 5 किलो अनाज। तो फिर आप खुद ही गरीबों को थोड़ी दे रहे हैं, वो तो बस एक सुविधा दे रहे हैं। नहीं, कोई भी अमीर आदमी, कोई भी जो रोटी कपड़े मकान से ऊपर उठ गया है, वो 5 किलो अनाज लेने लाइन में नहीं लगेगा। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है, और अनाज उगाने वालों के लिए गोलियां चलवा रहा है। 23 साल का लड़का अभी किसान आंदोलन में गोली से मरा है, आपको मालूम होगा। पंजाब का लड़का हरियाणा पुलिस ने मारा है, बॉर्डर पे तो घुसने नहीं दे रहे, गोली से मार रहे हैं, और कह रहे हैं किसान क्यों आ रहे हैं दिल्ली में। भैया आप भी तो अहमदाबाद से दिल्ली में आए हो, दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली में ही आएंगे, यही कानून बनते हैं, यही सड़कें जाम करेंगे। लोकतंत्र में कितना सही है इस तरह से प्रदर्शन रोकना, मैं वही कह रही हूँ, दिल्ली में आने नहीं देना। लोकतंत्र, संविधान, सब कुछ खतरे में है, और उसी की लड़ाई हम मुट्ठी भर लोग लड़ रहे हैं, और वो हम जीतेंगे। CAA से खुश होंगे आप, क्योंकि शोषितों दलितों को भी मिल जाएगा अधिकार, नागरिकता मिल जाएगी। आप ये बताएं कि अमित शाह जैसा तड़ीपार आदमी कह रहा है कि कागज दिखाएं, तो SBI कागज नहीं दिखा रही है, और जब किसानों को इन्होंने कहा कि हम MSP दे देंगे, झूठा वादा करके किसानों को उठा दिया, कागज नहीं दिया, तो कागज खुद सब कुछ छिपा कर घूम रहा है, और मुसलमानों से कागज मांगेगा। इनको कागज देगा कौन? मुसलमानों की आबादी बहुत। CAA है, NRC अलग है। ओके, जो भी है, ये CAA है, इनके सारे कानून फर्जी हैं। ये सारे कानून RSS पे लागू करेंगे हम, और थोड़े दिन की बात है, सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, और EVM बैन हो गया तो नरेंद्र मोदी की लुटिया डूब गई। बैन हुआ है EVM? अभी हो जाएगा, सबर करो। अभी तैयारी हो रही है, तैयारी उसकी EVM से चुनाव की। किसकी? EVM से क्यों? आप ये देखिए कि चुनाव इतना जरूरी चीज नहीं है। चुनाव जरूरी नहीं है। नो, जनता जरूरी है। EVM से चुनाव हम नहीं होने देंगे। हम सड़कों पर, हमें क्या मारोगे, गोली से मरवाओगे, कोई बात नहीं, हम EVM हटाकर ही दम लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं, अगले 10 दिन बहुत क्रूशियल है देश के लिए। EVM बनकर तैयार है 24 के चुनाव के लिए, कैसे हटवा देंगे आप? अरे ऐसे बहुत फैसले आते हैं जिनको हम रुकवाते हैं। EVM भी हटेगा। अब तक तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी तो कल गया ही था सुप्रीम कोर्ट में, खारिज करा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीदें हैं। जो चुप है EVM के मामले में, सुप्रीम कोर्ट चुप है। चुप नहीं है, तारीखें लग रही हैं, वो वकील लोग जो हैं वो बता पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉलिटिकल और सोशल विजडम के मामले में बता रही हूँ कि 10 दिन बड़े क्रूशियल हैं, और चुनाव आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
तो 10 दिन में कोई भी बड़ा फैसला आ सकता है। बहुत बड़े बड़े फैसले पेंडिंग है अगले 7-8 दिन में। और मैं बता रही हूँ कि चुनाव के लिए आप बिल्कुल हाइपर ना हो, चुनाव बाद की चीज़ें हैं। 150 करोड़ आबादी पिस रही है, हमें मालूम है, हम गली नुक्कड़ पे घूमते हैं, हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़े लेवल पर खिलाफत है और ये जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव और ये क्या नाम है, ये राजस्थान, ये सारे चुनाव इन्होंने फर्जीवाड़े से जीते, ईवीएम से जीते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।